22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन है जब पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम पर हमला कर दिया था और ये हमला आतंकवादी हमला था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी और ये 26/11 का अटैक की तरह इस हमले को माना गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। साथ ही पहलगाम पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस में क्या बड़े फैसले लिए इसके बारे में हम बात करेंगे। श्रीनगर से दिल्ली तक अलग अलग सुरक्षा एजेंसी की क्या मीटिंग हुई इस पूरे हमले में जिसमें 26 लोगों की जान गई, जो 22 अप्रैल को ये जो मैसेकर हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है। साथ ही हम बात करेंगे क्या लोकल सपोर्ट उन टेररिस्ट को दिया गया था और भारत के द्वारा चूक कहां हुई और क्यों हुई और हमले को अंजाम किसने दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं भारतीय नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बारे में। स्क्रीन पर दिख रही शख्स का नाम है हिमांशी। हिमांशी अपने पति विनय नरवाल के पार्थिव शरीर के सामने बिलक बिलक कर रो रही हैं। 16 अप्रैल को हिमांशी और विनय की शादी होती है और 22 अप्रैल यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही पहलगाम में विनय समेत 26 लोगों को आतंकवादी द्वारा मार दिया जाता है। ये वो मंजर था जब पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। साथ ही आपकी स्क्रीन पर ये लिस्ट दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें से सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या हिंदुओं की है। लेकिन एक शख्स हैं सैयद हुसैन शाह, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और इनकी जो स्टोरी है वो शायद आपकी आंखों को नम कर देगी। आपको बता दूं, सैयद हुसैन शाह एकमात्र मुसलमान हैं जिनकी 26 लोगों में से एक मृत्यु होती है। ये पहलगाम के लोकल हैं, साथ ही टूरिस्ट को हॉर्स राइडिंग करवाते हैं और इन्होंने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि आतंकवादियों की बंदूक छीनने का ये प्रयास कर रहे थे ताकि टूरिस्ट को बचाया जा सके। आपको बता दूं, घर के कमाने वाले एकमात्र ब्रेड विनर ये है, यानी कि घर के कमाने वाले एक लौते शख्स हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से गले लगकर बिलक बिलक कर रो रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि सैयद हुसैन शाह के पिता हैं। आपको बता दूं, ये वो मंजर है जब पूरी दुनिया हिंदू और मुसलमान कर रही है, लेकिन कई बहुत कम ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो सैयद हुसैन शाह के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। साथ ही जब इस पूरे हमले की सूचना गृह मंत्री अमित शाह को लगती है तो वो तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर के सीएम ओमार से भी। आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अरब दौरा भी रद्द कर दिया था जब उनको यह सूचना मिली थी इस हमले की, और हमले की खबर मिलते ही वह भारत रवाना हो गए थे। 23 अप्रैल को लैंड करते ही उन्होंने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। यह सीसीएस तब मीटिंग इसका आयोजन होता है जब बड़े ही अहम सिक्योरिटी से जुड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यह मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे तक चली, जो कि कल यानी 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया दिखाकर भारत ने कड़े एक्शन भी लिए। आपको बता दूं, इस सीसीएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन लिए गए जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो सबसे बड़ा एक्शन था वो था 1960 की सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगा दी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। अब भूखा पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। जी हां, भूखा पाकिस्तान अब प्यासा भी मरने वाला है। साथ ही चेक पोस्ट अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। सार्स वीजा के तहत कोई छूट नहीं। साथ ही पाकिस्तान नागरिक को 48 घंटे का अल्टीमेटम भारत सरकार ने दिया है और कहा है पाकिस्तानियों 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दो। पाकिस्तान गए भारतीयों को 1 मई तक वापस भी बुलाया गया है। साथ ही पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स जो भारत में मौजूद है उच्चायुक्त, उनको भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है, यानी उनकी भारत में मौजूदगी अनएक्सेप्टेबल है।
जी हां, ये बहुत बड़ा फैसला है जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। साथ ही उच्चायुक्त में जो संख्या है पाकिस्तानियों की वो घटाकर 30 लोगों की अब कर दी गई है। यह बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार ने सीसीएस की मीटिंग में लिया था जो कि कल हुई थी। साथ ही आपको बता दूं, रक्षा मंत्रालय के बुलावे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 अप्रैल यानी कि आज। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये मीटिंग खत्म भी हो चुकी होगी, क्योंकि ये मीटिंग 6 बजे से शुरू होगी, जहां पर इस आतंकवादी हमले के खिलाफ जो पहलगाम में हुआ था उस पर कड़ा एक्शन लेने की बात उठाई जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे एडवांस वेपन के साथ 4 आतंकी इंडियन आर्मी का भेष बदलकर आए थे, ऐसा पीड़ितों ने कहा। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि 4 नहीं बल्कि 6 से ज्यादा आतंकी हमले में शामिल थे। साथ ही आतंकियों के स्केच और फोटोज भी जारी कर दिए गए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान के बताए गए हैं और 2 स्थानीय यानी कि लोकल सपोर्ट क्या आतंकियों को मिला था इसकी पुष्टि हो चुकी है, एजेंसियों ने की है। साथ ही 2 आतंकियों को पाकिस्तान का इसलिए बताया एजेंसियों ने क्योंकि आतंकियों ने पश्तो भाषा में बात की जो कि पाकिस्तान में ही बोली जाती है और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में। साथ ही कैमरा, हेलमेट, मिलिट्री एडवांस्ड वेपन, ड्राई फ्रूट और दवाइयां लेकर ये आतंकवादी आए थे। लश्कर ए तैयबा LET के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस मामले का मास्टरमाइंड उनको बताया गया है। लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल में एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन मीडिया उनको फ्रेम कर रही है और उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। आपको दर्शकों में बता दूं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। साथ ही फ्रंटल संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने TRF ने हमला किया। ये TRF कुछ और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा यानी कि LET की एक दूसरी ब्रांच, आतंकवादी दूसरी ब्रांच आप इसको कह सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर युवाओं की भर्ती भी करते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इंडियन इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट ने इस चीज की पुष्टि भी की है कि आतंकवादी हैंडलर के संपर्क में थे, यानी कि जैसे 26/11 में पाकिस्तान में बैठे आका मुंबई में जो अटैक कर रहे थे आतंकवादियों के संपर्क में थे, उसी तरह की इंडियन इंटेलिजेंस ने इस चीज की पुष्टि की है। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह मानना है लोन वुल्फ की तरह 6-7 लोग प्लानिंग कर ही नहीं सकते, इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल का होना जरूरी है। जैसे 26/11 के मुंबई अटैक में किया गया था, कमांड एंड कंट्रोल तब पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में बैठे आका मुंबई में हो रहे आतंकवादी हमले की एक एक जानकारी और कैसे हमला करना है ऐसा आतंकवादियों को वो कमांड दे रहे थे और उनको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब सवाल है ये हमला आखिर क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा से कोड था टूरिस्ट पर हमला ना किया जाए। ऐसा कोई टेररिस्ट का कोई कोड तो नहीं है, लेकिन ये कोड उनके ही फायदे के लिए था, क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट जो टूरिस्ट पर हमला करता है तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनका कारोबार ठप हो जाएगा, जो कि टेररिस्ट नहीं चाहते हैं और उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा इसके बाद। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि उनके पास एक आखिरी ऑप्शन यही था ये करने के लिए। आपको मैं ये किस लिए कह रहा हूं इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। एक्सपर्ट्स का कहना है आर्टिकल 370 के हटाने के बाद और कोविड-19 की महामारी के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो रही थी, यानी कि नॉर्मल हो रही थी। वहां के जो लोग हैं अब हाथों में पत्थर नहीं रोजगार उठा रहे थे और साल 2022 में कश्मीर घाटी, मैं केवल कश्मीर घाटी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि केवल कश्मीर घाटी में ही, पूरे जम्मू कश्मीर की नहीं, केवल कश्मीर घाटी में 26,73,000 टूरिस्ट और साल 2023 में 27 लाख टूरिस्ट आए, जिसमें बहुत रेवेन्यू देखने को मिला। और जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, वहां पर नॉर्मल स्थिति होती जा रही थी। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे विकास कार्य पाकिस्तान और वहां बैठे आकाओं को खटक रहा था, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। और यही वजह है कि पहलगाम में हमला किया गया, सारी जो व्यवस्था है उसको उथल पुथल करने के लिए। साथ ही अगर हमले की टाइमिंग देखें तो जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत दौरे पर थे और PM नरेंद्र मोदी अपने अरब दौरे पर थे, यह हमला किया गया। और अमरनाथ यात्रा से कुछ महीने पहले ही आपको बता दूं, जो ये पहलगाम है वहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और पहलगाम में ही अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। साथ ही इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। और पाकिस्तानी मीडिया तो और भी 10 कदम आगे निकली, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी उल्टा भारत पर ही थोप दी। हमले से पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर का भड़काऊ भाषण भी सामने आया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग बताया और
पहलगाम हमले से ठीक 3 दिन पहले ही लश्कर का कमांडर आतंकी अबू मूसा रावलकोट में रैली संबोधित करता है। जी हां, ये बहुत आम बात है पाकिस्तान में कि कोई आतंकी है वो पाकिस्तान के आम नागरिकों के बीच रैली संबोधित करता है और रिक्रूटमेंट भर्ती वो करता है। उन्होंने कहा, माफ कीजिए, अबू मूसा ने कहा कश्मीर में जिहाद जारी रहेगा। उसके ठीक 3 दिन बाद ही पहलगाम में हमला कर दिया जाता है और 26 लोगों की जान चली जाती है। साथ ही आपको बता दूं, कई सवाल उठ रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहा है और आम जनता जो भारत की है वो सवाल उठा रही है। साथ ही वो पूछ रही है, उरी हमले के बाद जमीन के रास्ते से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, पुलवामा अटैक के बाद हवाई रास्ते से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो अब पहलगाम अटैक के बाद क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? इसका जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपको बता दूं कि इसी खौफ में अब पाकिस्तान जी रहा है और कब कहां से हमला हो जाए उसको खुद नहीं पता और डरा हुआ पाकिस्तान अब हो चुका है। साथ ही जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी रोक दी गई है, यानी कि अब जो भूखा पाकिस्तान है वो अब प्यासा भी मरेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी, आतंकवादियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कल्पना नहीं की होगी ऐसी सजा आतंकियों को मिलेगी। ऐसा सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी पीएम मोदी ने दी है। और इस पर आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि पहलगाम पर जो हुआ है हमला, उसके बाद क्या इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर करेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।